प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ, प्रसन्न और सुरक्षित होंगे और साथ साथ पढ़ाई में भी थोड़ा ध्यान लगा रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि पिछली 2 वीडियो में हमने भाषा के ऊपर बात की है। आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं व्याकरण की। किसी भी भाषा का शुद्ध रूप जानने के लिए, समझने के लिए हमें व्याकरण की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज चलते हैं, हम पढ़ते हैं व्याकरण। सबसे पहले यह जानना जरूरी है, आवश्यक है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जिस शास्त्र के द्वारा भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप की जानकारी प्राप्त होती है उसे व्याकरण कहा जाता है। अर्थात वह शास्त्र, शास्त्र माने पुस्तक या नियमों का संकलन, जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं व्याकरण। और बिना व्याकरण के किसी भी भाषा का शुद्ध रूप हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि भाषा के प्रयोग करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है और उन नियमों का उल्लेख व्याकरण में होता है। व्याकरण को पढ़कर समझकर ही हम उस भाषा के नियमों को जान सकते हैं। इन नियमों का पालन करके ही हम भाषा के शुद्ध रूप को सीख व समझ पाते हैं। क्योंकि भाषा का जब हम प्रयोग कर रहे हैं, लिखने में, पढ़ने में, अपने प्रतिदिन के दैनिक जीवन में हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए एक विद्यार्थी होने के नाते शुद्ध रूप हमें पता होना आवश्यक है। और यह सारी जानकारी हमें व्याकरण से ही प्राप्त होती है। भाषा का सही रूप जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। व्याकरण का एक नाम शब्दानुशासन भी है। शब्दानुशासन का अर्थ है शब्द जमा अनुशासन, अर्थात शब्दों का प्रयोग करते समय हमें अनुशासन का पालन करना। अनुशासन मतलब नियमों का उचित प्रयोग करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्याकरण हम किसे कहते हैं। और व्याकरण के अंदर ही पूरी भाषा के नियम समाहित होते हैं। तो व्याकरण के 4 प्रमुख अंग हैं। जो पूरी भाषा है उसके नियम हैं, उनको 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। चलिए इन चारों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्ण विचार के बारे में। भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया कि भाषा वह है जिसका हम मुख से उच्चारण करते हैं। जो हम बोल रहे हैं उसको ही हम जब लिखते हैं तो वो हमारी भाषा बन जाती है। इसके लिए हमने प्राचीन काल में ही यह व्यवस्था की है कि मुख से निकलने वाली ध्वनियों को एक निश्चित चिन्ह दे दिया गया है और उन्हीं चिन्हों को हम कहते हैं वर्ण। प्रत्येक ध्वनि के लिए, जो हमारी मुख से निकलने वाली ध्वनियां हैं, उन प्रत्येक ध्वनि के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित कर दिया गया है और उस विशेष चिन्ह को ही हम कहते हैं वर्ण। और इन मुख से निकलने वाली जो ध्वनियां हैं, इनके सबसे छोटे रूप को हम वर्ण कहते हैं। फिर आगे चलते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे हिंदी में 11 हैं और व्यंजन हमारे 33 हैं। और हिंदी वर्णमाला में इन वर्णों का विभाजन इनके उच्चारण के आधार पर किया गया है। उच्चारण के भिन्नता के कारण ही 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अगला हमारा है शब्द विचार। वर्णों के बाद चलते हैं शब्द पर। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है सार्थक। सार्थक शब्द का अर्थ है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। निश्चित अर्थ हो उसको ही हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। इस बात को समझाने के लिए उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिखा है छ म ली, ये हमारे स्वर और व्यंजन का जोड़ है छमली, लेकिन ये कोई शब्द नहीं बना, इसलिए ये सार्थक नहीं है, इसलिए हम कोई इसको शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन ये है हमारा मछली, यही वर्ण यहाँ पर है और यही वर्ण यहाँ पर है, लेकिन यहाँ
इनका एक सार्थक, इनका एक अर्थ है, निश्चित अर्थ है, इसलिए ये हमारा एक शब्द है। और देखते हैं, जैसे ये लिखा हमने म आ, ये कोई भी शब्द नहीं बना है, सार्थक नहीं है। ये वर्णों का समूह तो है लेकिन सार्थक नहीं है, इसलिए इसको हम शब्द नहीं मानेंगे। इन्हीं वर्णों से हम देखते हैं बना आम, जो कि एक सार्थक शब्द है, इसका एक निश्चित अर्थ है। ठीक है, अगला है हमारा पद विचार। पद विचार में अब हम कहेंगे ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, तो जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, वाक्य में प्रयोग शब्द का किया जाता है, तब वह शब्द न रहकर क्या बन जाता है? पद। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, वाक्य में उसका प्रयोग किया जाता है, तब वो शब्द न रहकर क्या बन जाता है? पद बन जाता है। अर्थात जब कोई स्वतंत्र रूप से अकेला लिखा गया है, जैसे हमने लिखा मछली, आम, मदन, मोहन, आकाश, सूरज, कुछ भी, कोई भी शब्द अगर हमने अकेला लिखा है तो वो है शब्द, परंतु उसी शब्द का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वो बन जाता है हमारा पद। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमारा शब्द था मछली, यहाँ पर ये शब्द है, परंतु इसी शब्द को हमने वाक्य में प्रयुक्त किया तो ये बन गया हमारा पद। मछली जल की रानी है। ठीक है, ऐसे ही मदन आम खाता है, यहाँ पर आम एक शब्द के रूप में है और यही आम यहाँ पर एक वाक्य के रूप में है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देखते हैं 10वीं कक्षा में हमारा व्याकरण भाग में आता है पद परिचय, उसमें एक वाक्य लिखा होता है और वाक्य के अंदर किसी भी शब्द के नीचे लाइन लगी होती है, रेखांकित होता है कि इस शब्द का, इस पद का परिचय दीजिए। तो वही बात है यहाँ पर भी कि जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो शब्द न रहकर पद बन जाता है। आगे चलते हैं, इससे अगला पॉइंट है हमारा, बिंदु है वाक्य विचार। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहा जाता है। सार्थक, जैसा कि हमने यहां पर भी पढ़ा, सार्थक का मतलब है एक निश्चित अर्थ हो जिसका, तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थित, एक नई बात है, व्यवस्थित। शब्द तो सार्थक है सारे, लेकिन उनकी एक व्यवस्था को ही वाक्य कहते हैं। निश्चित स्थान पर जो पद आया है, शब्द आया है, उसको ही हम वाक्य कहते हैं। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिखा जाता वह बाजार है, ये जो है चारों ही पद सार्थक है, इनका एक अर्थ है। ठीक है, परंतु इनका एक निश्चित क्रम नहीं है। व्याकरण के नियमों के अनुसार किसको किस स्थान पर आना है वो गलत है, सही नहीं है, इसलिए ये एक सार्थक और व्यवस्थित वाक्य नहीं है। इसको ही बदल के हमने सही नियमों का, व्याकरण के नियमों का पालन करके लिखा वह बाजार जाता है। इसमें सार्थक शब्द यहाँ पर भी हैं और सार्थक यहाँ पर भी हैं, परंतु यहाँ पर इनकी एक व्यवस्था के अनुसार इनको लिखा गया है, इसलिए सार्थक शब्दों के व्यवस्था का सही होना वाक्य के लिए बिल्कुल आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको व्याकरण के ये चारों भाग समझ में आ गए होंगे। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, इन चारों का मैंने यहाँ पर आपको संक्षिप्त परिचय दिया है। थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में आपको मैंने समझाया है। हमारी जो हिंदी की भाषा है उसके ये चारों प्रमुख स्तंभ हैं, इनका अगली वीडियो में विस्तार से आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप इनको सबको अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।